आगामी वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर प्रहार किया है। बंगाल के सांसद का जवाब छाती ठोक कर दिया। तो वहीं अखिलेश के योगी वाले बयान पर भी अमित शाह ने कहा कि योगी यूपी में रिपीट करेंगे और बीजेपी अभी और टर्म सरकार बनाने वाली है। सालों से जातिवाद और तुष्टीकरण इसके आधार पर काम करते हुए आए हैं और जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति कर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं। मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित की। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात लिख कर बंगाल में आकर कहूंगा ये राजनीतिक हिसाब किताब का अखाड़ा नहीं है। छाती पर ठोक कर कहूंगा ज्यादा सीट आएंगे। मान्यवर 2013 के अरे बैठ जाओ वकील साहब बैठ जाइए। मान्यवर 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। अखिलेश पर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बार फिर नहीं बल्कि 2 बार जमकर वार किया। इससे पहले लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अब आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन बिल में सरकार जो बदलाव करने जा रही है आखिर वो क्या है। बताया जा रहा है कि 3 कैटेगरी में करीब 14 बड़े बदलाव संभव हैं। किस कैटेगरी में क्या बदलेगा आपको समझाते हैं। पहला, वक्फ बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव होगा। 2 महिला मेंबर पहले की तरह ही रहेंगे और साथ ही 2 गैर मुस्लिम मेंबर भी बोर्ड में हिस्सा होंगे। और शिया सुन्नी के साथ में पिछड़े गरीब मुसलमान यानी कि पसमानदा भी अब वक्फ बोर्ड के सदस्य होंगे। बोर्ड में पहले की तरह की 3 सांसद होंगी, लेकिन बदलाव यह है कि जरूरी नहीं सभी मुसलमान होंगे, यानी कि दूसरे धर्म के भी सांसद इसमें हो सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर्टी नियंत्रण। इसके तहत कैग यानी कि सीएजी या सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर संपत्ति का ऑडिट करेगा। सर्वे कमिश्नर की जगह जिला कलेक्ट्रेट की नियुक्ति। वक्फ की संपत्ति को डीएम ऑफिस में रजिस्टर करानी होगी। बिना कागजात के कोई संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। तीसरे कैटेगरी के तहत में जो बदलाव किए गए हैं वो विवादों के निपटारे से जुड़े हुए हैं। इसके तहत में किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने वाली धारा 40 खत्म कर दी जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अब कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी, पहले ये प्रावधान नहीं था। इसके अलावा वक्फ के दावों वाली सरकारी संपत्ति चाहे पहले की हो या फिर बिल पास होने के बाद की, वक्फ की नहीं होगी।
और इसी वक्फ बोर्ड से जुड़े एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में बिल पेश किया है, जिसका विपक्ष के नेताओं ने जमकर विरोध भी किया। बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नीयत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। भाजपा एक अलोकतांत्रिक पार्टी है, वो असहमति को अपनी शक्ति मानती है। जब देश के अधिकांश राजनीतिक दल वक्फ बिल के खिलाफ हैं, तो उसे लाने की जरूरत क्या है जो जिद क्यों कर रहे हैं सरकार? वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। तो तमाम सियासी वार पलटवार के बीच इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इसे मुसलमानों के हितों में बनाया गया है। दरअसल वक्फ की संपत्तियों से जुड़े हजारों मामलों में विवाद है। कितने विवादित मामले हैं या केस हैं, पहले ये आपको समझाते हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का करीब 31,000 केस पेंडिंग है और WAMSI पोर्टल 58,000 वहां पर केस पेंडिंग है। अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड के लगभग 12,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। वहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में 18,000 मामले हैं। सुप्रीम और हाईकोर्ट में 165 केस हैं और 4.35 लाख यानी कि 4,35,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके मालिकाना हक का पता ही नहीं है। और यही वजह है कि सरकार इसमें सुधार के लिए बिल लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है। संसद में बिल पर चर्चा के दौरान किरेन रिजिजू और कांग्रेस के गौरव गोगोई इस मुद्दे पर कई बार आमने सामने भी आते नजर आए। जो संवैधानिक बात उठा करके लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसको भी देश के सामने में सही बात रखना बहुत ही जरूरी है। एक बात बार बार इन लोगों ने कहा गया है कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 30 का उल्लंघन करता है। मिसलीडिंग है, झूठ है और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। और अब बात वक्फ की संपत्तियों की भी कर लेते हैं, जिसमें भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इतनी जमीन में दिल्ली जैसे 3 शहर बस जाएं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वक्फ की कुल संपत्ति कितनी है। वक्फ के पास तीसरी सबसे बड़ी जमीन है। भारत में सबसे ज्यादा जमीन रेलवे के पास है, करीब 33 लाख एकड़। उसके बाद सेना यानी कि रक्षा मंत्रालय के पास करीब 17 लाख एकड़ जमीन है और उसके बाद आता है वक्फ बोर्ड, जिसके पास करीब 9,04,000 एकड़ जमीन है। ये जमीन की बात हुई और कुल संपत्तियों की संख्या की बात करें तो वक्फ के पास में 8,72,000 अचल संपत्तियां हैं, 16,000 के करीब चल संपत्तियां हैं, जिसकी कुल कीमत 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो वक्फ में सुधार की तमाम दलीलों के बीच कुछ मौलाना इसका विरोध भी कर रहे हैं, जिन्हें वक्फ बिल में संशोधन बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमारा एहसास है कि जेपीसी महज एक फरेब है और एक धोखा है और ये मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर ये बिल लाया गया है। मुसलमानों को इकोनॉमिकली और रिलीजियसली एक तरीके से गोया के दूर करने के लिए अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं और जिस तरह पेश की गई हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर। सनातन जो धर्म है उसके मुताबिक हिंदू हमेशा अपना काम करता रहा है, अपनी आस्था के मुताबिक हमें। लेकिन ये जो भाजपाई हिंदुत्व नया पैदा हुआ है, हमें उस पर एतराज़ है। और
इस हिंदुत्व के हम खिलाफ हैं जो सरकारी हिंदुत्व है। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर अयोध्या के संतों ने खुशी जाहिर की है और सरकार के फैसले की सराहना की। बहुत बहुत साधुवाद है इसके लिए भारत सरकार को। भारत सरकार ने जो मुहिम छेड़ा है और बहुत ही सुंदर कार्य है जो सराहनीय है, और इसलिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अयोध्या के पावन धरती से और पूज्य संतों की तरफ से कि ये कार्य जो होने जा रहा है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा भारत सरकार ने जो बिल पेश करने का काम कर रही है, इसलिए बहुत ही सराहनीय है। जो विरोध कर रहे हैं उनकी ना समझ की बात है, और जो विरोध कर रहे हैं वो ना समझी है, और ये इस तरह का कार्य करने वाले जो विरोध कर रहे हैं वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हैं, और जब समझेंगे तब उनको लगेगा कि बहुत ही अच्छा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्य करने जा रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। देखिए, भारत की अस्मिता, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति को रक्षा करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आज ये वक्फ बोर्ड बिल पेश किए हैं, ये सर्वोत्तम है भारत के विकास के लिए, और भारत में रहने वाले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके विकास के लिए बिल अच्छा है। जो भारत में रह रहे मुसलमान हैं वो भी कितने सुरक्षित हैं और कितने अनुशासित हैं वो सब जान रहे हैं। और देखिए, इराक और सऊदी और तमाम जगह हैं जहां मुसलमान अपने स्वयं लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, धस रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड तत्काल समाप्त होने चाहिए भारत में। वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं भारत में। और गाजियाबाद में आरएसएस और बीजेपी की समन्वय बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन, सरकार और आरएसएस के बीच में समन्वय बढ़ाने समेत कई मौजूदा विषयों पर चर्चा की गई। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी बीजेपी में सांगठनिक बदलाव की प्रक्रिया और राज्य सरकार में कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच गाजियाबाद में अहम बैठक हुई। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। आरएसएस की समन्वय बैठक गाजियाबाद के सरस्वती विद्या मंदिर में हुई। खबर है कि इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ ही पश्चिम और ब्रज क्षेत्र को लेकर भी चर्चा हुई। साथ ही संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने के मौके पर साल भर होने वाले कार्यक्रमों के साथ ही संघ की शाखाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई। इस समन्वय बैठक का उद्देश्य बीजेपी संगठन और संघ में बेहतर तालमेल है। 3 घंटे की ये बैठक चली थी, यानी कि 2 बजे तक ये बैठक चली, जिसके बाद इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर वार्ता हुई। कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं जहां 2027 के चुनावों को लेकर इसमें प्रमुख रूप से वार्ता की गई, वहीं दूसरी ओर औरंगजेब वाला जो विवाद चल रहा है उसको लेकर भी इस पर चर्चा की गई थी। इतना ही नहीं, वक्फ बोर्ड के जो आजकल मामला चल रहा है, जिसपे आज जो लिया गया है बिल जो पास कराने की बात की जा रही थी, उसको लेकर भी बैठक की गई है। बैठक में संघ के पदाधिकारियों के साथ ही सीएम योगी और बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, मेरठ और ब्रज क्षेत्र के कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने अभी से अपने संगठन को मजबूत बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस ने यूपी के सभी 403 विधानसभाओं में अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई है। सवाल है कि क्या पार्टी की ये रणनीति 27 के चुनाव में नया पार लगा पाएगी? साल 2027 के चुनाव के लिए पार्टियां अभी से तैयारी में जुट गई हैं। एक ओर बीजेपी ने अपने संगठन में बदलाव किया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी इसी राह पर है। प्रदेश, जिला, ब्लॉक और बूथ स्तर पर कांग्रेस अपने संगठन मजबूत करने में जुटी है। अपने संगठन से लेकर, संगठन सृजन से लेकर और अपने कार्यकर्ताओं के बीच में हमेशा है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो 5 स्तर के जो हमारे पूरी संगठन है, प्रदेश से लेके, जिले से लेके, ब्लॉक से लेके, मंडल से लेके और न्याय पंचायत बूथ तक, उस पर हम काम कर रहे हैं पूरे, और 403 विधानसभाओं पे हम पूरी तैयारी के साथ अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। अप्रैल को दिल्ली में एक अहम बैठक भी होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सभी नए जिला और शहर अध्यक्षों में जोश भरने का काम करेंगे। चारों तरफ है, इसमें कांग्रेस पूरी सड़क पर उतरेगी, और हम आगे वाले जो हमारा 4 तारीख है उस पर पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष की मीटिंग आदरणीय खड़गे जी लेंगे, राहुल जी रहेंगे और सभी वरिष्ठ नेता खड़े रहेंगे, जो उनको मजबूती के साथ सड़क पर कैसे लड़ा जाए, कैसे
संघर्ष किया जाएगा और कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, इसकी रणनीति 4 तारीख को उनको बताई जाएगी। एक ओर जहां जल्द से जल्द कांग्रेस अपने संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर 2027 के लिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी है। साथ ही साथ चाहे कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों को लेकर भी योगी सरकार को घेर कर यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का निर्देश देंगे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की ये रणनीति आने वाले 2027 के चुनाव में कितना रंग लाती है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि वो देश भर में हिंदू क्रांति अभियान चलाएंगे और हिंदू राष्ट्र से पहले देश में कट्टर हिंदू बनाएंगे। इसी महीने से इस अभियान की शुरुआत होगी। देश भर के हर गांव में सुंदरकांड मंडल बनाए जाएंगे। वहीं गांव में खंडर बन चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग को प्रमुखता से उठाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये क्रांति हिंदू राष्ट्र की मांग को पूरा करने के लिए शुरू होने वाली है। हिंदुओं को बनाने के लिए हमने प्रकल्प उठाना है सुंदरकांड मंडल बागेश्वर धाम, जो वर्तमान में प्रारंभ होने जा रहा है। इसी अप्रैल के महीने से एक पूरी टीम बागेश्वर धाम की निकल चुकी है यह बिगुल बजाने के लिए, जो गांव गांव जाकर के एक मंडल बनाएगी, बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल, जो सनातन के लिए कार्य करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की ओर से एक मंडल बनाया गया है जो घर से गांव, गांव से शहर और जिले तक कट्टर हिंदू बनाएगा। जिले से राज्य और फिर देश में हिंदुओं को जगाया जाएगा। उसके बाद हिंदू राष्ट्र की मांग को उठाया जाएगा। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे। हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे। हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे। उधर बाबा के प्लान पर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। सबसे पहले तो वो ये काम करें, तब तो लोग प्रेरणा लेंगे। मेरा तो उनको यही सजेशन है, यही मेरी सलाह है कि महाराज जाइए, दलितों के घर भोजन करिए, उनके साथ जाजम पे बैठिए, उनके साथ भजन कीर्तन कीजिए, तब जाके जात पात मिटेगी। कांग्रेस पार्टी जब भी सनातन धर्म के लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति आड़े आ जाती है और कांग्रेस के नेता उल जलूल की बातचीत करने लगते हैं। कांग्रेस पार्टी को स्वयं उनके अभियान में भागीदारी करना चाहिए। हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, धर्म की कट्टरता जरूरी नहीं है। कांग्रेस की यही नकारा राजनीति, इसीलिए जनता इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। फिलहाल धीरेन्द्र शास्त्री अपने अभियान में जुट गए हैं। अप्रैल में कट्टर हिंदू बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।